संकाय एवं विषयों की समझ और सामाजिक अध्ययन शिक्षण शास्त्र। इसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में जैसे मैंने बताया कि हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण शास्त्र में सहसंबंध को पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में सहसंबंध के क्रम में ही हमने जैसे जो इसके एकीकृत समन्वित और विषय हैं, जिन विषयों का यह उपागम है, समूह है, उन विषयों में से हमने इतिहास शिक्षण की आवश्यकता को पढ़ लिया है कि जैसे और विषय जो इसमें समन्वित किए गए हैं या इससे सहसंबंधित किए गए हैं, उनकी विषय वस्तु को पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है। तो सहसंबंध भी हम पढ़ेंगे, इसके साथ ही पहले उनके शिक्षण की आवश्यकता को हम पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हमने इतिहास शिक्षण को पढ़ लिया है। देखो, उसमें से इतिहास पढ़ लिया है। इतिहास शिक्षण की क्या आवश्यकताएं हैं, उसके साथ ही अर्थशास्त्र भी पढ़ लिया है। और नागरिक शास्त्र भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो अभी और भी विषय हैं जो इससे संबंधित हैं, जैसे समाजशास्त्र भी है और जैसे भूगोल है, वो भी इससे संबंधित विषय है। तो इस दृष्टि से आज हम इनके शिक्षण की आवश्यकता को हम पढ़ चुके हैं, तो आज भूगोल के शिक्षण की आवश्यकता को हम पढ़ लेते हैं कि भूगोल शिक्षण भी किस प्रकार सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यम से पढ़ाया जाना आवश्यक होता है, या भूगोल शिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, किस तरह की विषय वस्तु को उसमें पढ़ाया जाता है या संप्रेषित किया जाता है, बालकों को किस तरह का ज्ञान दिया जाता है। तो इस दृष्टि से हम भूगोल शिक्षण की आवश्यकता को पढ़ रहे हैं। शिक्षण की आवश्यकता। जैसे भूगोल शिक्षण के लिए पहले तो हम यही बात कर लें कि भूगोल क्या है। हालांकि भूगोल विषय हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे जो हमारा क्लास का स्टैंडर्ड है हम इसके अर्थ को जानते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम पहले उसके अर्थ को ही पढ़ें। जैसे सभी सब्जेक्ट्स के मैं पहले अर्थ भी बता रही हूँ, फिर उससे संबंधित क्या परिभाषाएं हैं, जैसे शिक्षाविदों ने अपने अपने विचारों के अनुसार किस तरह से उस विषय को परिभाषित किया है, तो उसे भी हम स्पष्ट करते जा रहे हैं। कारण है कि जैसे हमें एग्ज़ाम में उसके अर्थ को भी लिखना पड़ता है, परिभाषा भी लिखनी पड़ती है, कहीं अवधारणा से संबंधित पूछ लिया जाता है, दोनों ही चीज़ें लिखनी होती है, या संप्रत्यय स्पष्ट करना है। तो इस दृष्टि से हमें उन सब चीज़ों को पढ़ना आवश्यक होता है। जैसे भूगोल, हम शाब्दिक अर्थ की ही बात करें भूगोल के, जैसे भूगोल के शाब्दिक अर्थ की हम बात करते हैं, तो शाब्दिक अर्थ जैसे भूगोल, भू से अर्थ क्या होता है, भूमि, और गोल, गोल है ही, तो इस तरह से क्या अर्थ हो जाता है इसका, भूमि गोल। और इसी तरह से जो अंग्रेजी रूपांतरण की बात करें, अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है जियोग्राफी। अंग्रेजी में इसको जियोग्राफी कहा जाता है। इसी तरह से जैसे कि अब हम इसके जियोग्राफी को भी अलग अलग अर्थ करके देखें, क्योंकि जियो से अर्थ भी पृथ्वी से लिया जाना है, और ग्राफी यानी एक तरह से डिस्क्रिप्शन से है, वर्णन करना, बहुत सारा वर्णन उसके बारे में करना। तो यहाँ जो इस शब्द है, इस शब्द को दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक तो है जैसे जीईओ, जियो, जिसका अर्थ हम किससे लेते हैं, अर्थ से। ठीक है, अर्थात
हम कह देंगे पृथ्वी। जो हमने यहाँ बात की है भूमि की, इसी की तरह से जैसे ग्राफी है, इसमें से जो दूसरा शब्द ग्राफी है ये जियो, ठीक है। तो ग्राफी का अर्थ ले लेंगे ग्राफी का अर्थ है डिस्क्रिप्शन, या जैसे उसका अर्थ हो गया वर्णन करना, व्याख्या करना, भूमि से संबंधित समस्त वर्णन को प्रस्तुत करना, उसकी व्याख्या करना, या कहें भूमि पर या पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक जो मनुष्य हैं उनके समस्त क्रियाकलापों का अध्ययन करना। तो अध्ययन के साथ जैसे उन सभी प्राणियों के क्रियाकलापों का अध्ययन करके वर्णन करना, तो वह क्या होगी, जियोग्राफी होगी। तो हम इसके अर्थ को भी लिख देंगे DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन, जिसका अर्थ है वर्णन करना। ठीक है, तो इस तरह से हम जैसे जो भूगोल है इसके अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ, जैसे जब हम इसका शाब्दिक अर्थ बताएंगे, भूगोल का शाब्दिक अर्थ है भूमि गोल, और भूमि गोल के बाद जैसे अंग्रेजी का जो रूपांतरण है वह इसमें जियोग्राफी होता है, जिसका अर्थ जैसे भूगोल ही होता है। ठीक है, और इस जियोग्राफी के शब्द को भी और व्याख्या करके हम समझते हैं तो दो भागों में लिखा होता है, जैसे जियो और ग्राफी। जियो जिसका अर्थ से लगाया जाता है जो कि पृथ्वी से संबंधित है। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन करना, अर्थात भूमि से संबंधित समस्त कार्यों का वर्णन करना, या पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी मनुष्यों के या सभी प्राणियों के क्रियाकलापों का अध्ययन करना क्या है, जियोग्राफी है। ठीक है, तो अब इस तरह से इसका जो अर्थ है वह स्पष्ट हो गया है। अब इससे से संबंधित जो परिभाषा यूनेस्को ने दी है उसे भी हम पढ़ लेते हैं। यूनेस्को ने कहा है कि भूगोल के सर्वाधिक महत्व की बात यह है कि राजनीतिक विभाजन के उपरांत पृथ्वी के निवासी परस्पर अपने आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों में उत्तरोत्तर निर्भर होते जा रहे हैं। तो इस तरह के संबंधों का अध्ययन हम किस में करते हैं, जियोग्राफी में करते हैं। ऐसे ही वालिस महोदय हैं, इन्होंने भी जियोग्राफी से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए हैं कि दृष्टिकोण की भव्यता और विशालता के लिए, और कहें स्पंदनशील मानव जीवन से घनिष्ठ संबंधों के लिए चेतन और अचेतन पदार्थों का या आश्चर्यपूर्ण विश्वास की यथार्थ जानकारी के लिए विद्यालय में पढ़ाए जाने वाला कोई भी विषय भूगोल की जैसे जो समानता है वह नहीं कर सकता। यानी भूगोल में जो विषय पढ़ाया जा रहा है, जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है, वालिस महोदय के अनुसार जो मानवीय घनिष्ठ संबंध उसमें बताए जा रहे हैं, या जैसे चेतन अचेतन पदार्थों से जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनको की विषय वस्तु को जो भूगोल के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है, तो उसको जैसे अन्य विषयों से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो इसी दृष्टि से हम दोनों परिभाषाओं को लिख लेते हैं। यूनेस्को की परिभाषा को लिखेंगे। अर्थ लिख लिया था, अब परिभाषा। जैसे यूनेस्को के अनुसार लिख लेते हैं पहले। भूगोल के सर्वाधिक महत्व की बात यह है कि महत्व को निर्धारित करते हुए इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। भूगोल के सर्वाधिक
सर्वाधिक महत्व की बात यह है, भूगोल के सर्वाधिक महत्व की बात यह है कि राजनीतिक विभाजन के उपरांत राजनीतिक विभाजन के उपरांत पृथ्वी के निवासी परस्पर सामाजिक और या कहें आर्थिक या अपने सांस्कृतिक संबंधों में उत्तरोत्तर निर्भर होते जा रहे हैं। परस्पर अपने आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधों में उत्तरोत्तर निर्भर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो यूनेस्को के अनुसार हो गए, जो भूगोल की परिभाषा से संबंधित, महत्व से संबंधित उनके जो विचार हैं। इसी तरह से जो वालिस महोदय हैं उनके विचार भी हम लिख लेते हैं। इन्होंने तो यही बताया है, एक बार और बता देती हूँ कि भूगोल का जो सर्वाधिक महत्व है उसकी बात में जैसे राजनीतिक विभाजन है, इसको इन्होंने बताया कि राजनीतिक विभाजन के बाद पृथ्वी के जो निवासी हैं परस्पर किस प्रकार से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों में उत्तरोत्तर निर्भर होते जा रहे हैं। इसी तरह से वालिस महोदय हैं, जैसे इनका जो विचार है वह है कि दृष्टिकोण की भव्यता और विशालता के लिए, इसको मिटा ही देते हैं, दूसरी है ये वालिस महोदय के अनुसार वालिस महोदय ने कहा है कि दृष्टिकोण की भव्यता और विशालता के लिए, दृष्टिकोण की भव्यता और विशालता के लिए दृष्टिकोण की भव्यता और विशालता के लिए स्पंदनशील मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध के लिए, स्पंदनशील मानव जीवन, स्पंदनशील मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध के लिए
संबंध के लिए मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध के लिए चेतन एवं अचेतन पदार्थों, चेतन एवं अचेतन पदार्थों चेतन एवं अचेतन पदार्थों एवं आश्चर्यपूर्ण विश्वास की यथार्थ जानकारी के लिए आश्चर्यपूर्ण यथार्थ आश्चर्यपूर्ण यथार्थ जानकारी के लिए विद्यालय में पढ़ाए जाने वाला कोई भी विषय विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला कोई भी विषय पढ़ाए जाने वाला, जैसे विद्यालय में अन्य और विषय भी पढ़ाए जाते हैं, तो वालिस महोदय उनकी तुलना भूगोल से करके बता रहे हैं कि जैसे उनके भूगोल की समानता में जैसे और कोई विषय नहीं है। तो विद्यालय में पढ़ाए जाने वाला कोई भी विषय भूगोल की समता नहीं कर सकता। विषय भूगोल की समता नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह से यूनेस्को ने और वालिस महोदय ने भूगोल को अपने विचारों से एक तरह से अपने विचार भूगोल से संबंधित दिए हैं। भूगोल की जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु के माध्यम से किस प्रकार मानवीय संबंधों को स्पष्ट किया जाता है, तो इस तरह से हम भूगोल से संबंधित मानवीय संबंधों को स्पष्ट करने वाली विषय वस्तु को भी पढ़ेंगे, जो कि भूगोल शिक्षण की आवश्यकता को निर्धारित करती है। जैसे अन्य विषयों के हमने विषय वस्तु को पढ़ा था चार्ट के माध्यम से, इसी तरह से इसको भी पढ़ेंगे। जैसे पृथ्वी के इसमें ये तो है ही निश्चित है, परिभाषाओं से भी हो गया है, अर्थ से भी निश्चित हो गया है कि पृथ्वी के वर्णन के साथ साथ इसमें पृथ्वी पे निवास करने वाले जो समस्त प्राणी हैं, तो उनके समस्त क्रियाकलापों का अध्ययन। जो समस्त प्राणी हैं, उनके जो समस्त क्रियाकलाप हैं उनका अध्ययन हम भूगोल शिक्षण में करते हैं। तो हम निष्कर्ष में या एक तरह से जो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहते हैं या सारांश रूप में कहते हैं, तो उस परिभाषा को भी लिख लेते हैं। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि इस प्रकार हम बता सकते हैं कि पृथ्वी पर निवास करने वाले बता सकते हैं कि इसमें पृथ्वी के वर्णन के साथ साथ भूगोल में पृथ्वी के
भूगोल इस प्रकार हम बता सकते हैं कि भूगोल में पृथ्वी के वर्णन के साथ साथ इस पर निवास करने वाले, इस पर अर्थात पृथ्वी पर, इस पर निवास करने वाले समस्त प्राणियों के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट हो गई इसकी परिभाषा। ठीक है, अब इसकी विषय वस्तु को हम पढ़ लेते हैं, जिसके आधार पर यह निर्धारित होता है कि भूगोल शिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। इसे हम चार्ट के माध्यम से पढ़ लेते हैं, जैसे हमने और सब्जेक्ट्स भी पढ़े हैं। जो ये भूगोल है तो इसकी विषय वस्तु किस प्रकार मानवीय संबंधों को स्पष्ट करने में या मानवीय संबंधों के स्पष्टीकरण में सहायक होती है। तो इस दृष्टि से जैसे हम भूगोल की विषय वस्तु की बात करते हैं तो भूगोल में भूमि से संबंधित समस्त वर्णन आ जाता है। अब हम कहें जैसे जलवायु है, मिट्टी है, किस तरह से किस प्रकार की हो सकती है जलवायु, या मिट्टी किस प्रकार की हो सकती है, बहुत सारा वर्णन है उनसे संबंधित। तो जलवायु की हम बात करते हैं। जलवायु है तो किस तरह से एक तरह से देश की जलवायु किस तरह की होती है। अब जलवायु क्या होता है, एक तरह का मौसम, इस तरह का मौसम होता है जो कि बहुत समय तक, दीर्घ अवधि तक स्थिर रहता है। ऋतुएं तो क्या होती है, अल्प समय में, कुछ निश्चित समय में बदलती रहती हैं। यह जलवायु एक तरह से दीर्घ काल तक रहने वाला मौसम होता है। तो इस तरह से भूगोल में उसको और व्याख्या करके जलवायु को पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ ये स्पष्ट किया जाता है कि कौन से देश में किस तरह की जलवायु होती है, या राज्यों के अनुसार भी जलवायु में किस तरह से अंतर हो जाता है वहाँ के वातावरण के अनुसार, या कहें कि एक तरह से जैसे नदी, पर्वत, पहाड़ होते हैं कई स्थानों पर, तो उनसे भी इसमें क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही जैसे नदी, पर्वत, पहाड़ की हम बात कर रहे हैं, नदी, पर्वत, पहाड़, तो ये सभी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों से संबंधित सभी तरह के अध्ययन भी भूगोल में ही किए जाते हैं। कितने प्रकार की नदियाँ हमारे देश में हो सकती हैं, हमारे विश्व में, क्योंकि भूगोल भूमि से संबंधित है। केवल हमारे देश से ही नहीं, हमारे देश के अलावा विश्व में कहाँ किस प्रकार की नदी, किस तरह की नदी होती है, किस तरह उनका प्रवाह होता है, किस किस क्षेत्र में प्रवाहमान होती हैं, कौन सी बड़ी नदी है, छोटी है, इस तरह के बहुत सारे वर्णन हैं। हालांकि हमने भूगोल को पढ़ा है तो उस दृष्टि से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि इनकी दृष्टि से किस प्रकार से भूगोल में इनका अध्ययन किया जाता है और इनके माध्यम से किस प्रकार से मानवीय संबंधों को भी स्पष्ट किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य भी किसी न किसी प्रकार से इनसे संबंधित होता है। और हम बात करें कि जैसे इन्हीं में से, पहाड़ों में से, कहीं से भी जैसे जो खनिज पदार्थ हैं वो भी यहाँ मिलते हैं। तो खनिज पदार्थों के खनन की जो बात है, खनिज पदार्थों के खनन, एक तरह से जो खनिज पदार्थ के खनन हैं, तो इन खनन का कार्य या किस तरह से ये खनिज पदार्थ कहाँ, कौन से स्थान पर पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, किस मात्रा में पाए जाते हैं,
या कहें किस तरह की उनकी क्वालिटी होती है, बहुत सारे इनसे संबंधित भी एक तरह से इनकी व्याख्या होती है, वर्णन होता है इनसे संबंधित, जो भी मानवीय संबंधों को स्पष्ट करते हैं, क्योंकि मानव इन पर भी किसी न किसी प्रकार से निर्भर होता है। तो उस दृष्टि से भी खनिज पदार्थों के खनन की विषय वस्तु को भूगोल शिक्षण के माध्यम से पढ़ा जाता है। और इस दृष्टि से हम ये बता सकते हैं कि भूगोल शिक्षण की जो विषय वस्तु है उसे पढ़ाया जाना आवश्यक होता है। इसी तरह से जैसे जलवायु के साथ ही हम इनके मौसम है, जैसे जलवायु तो दीर्घ अवधि तक रहने वाला मौसम है, इसी तरह से मौसम है जो अल्प अवधि तक रहता है, तो उसके बारे में भी हम यह भूगोल विषय में ही पढ़ते हैं। किस तरह से जैसे मौसम के अलावा इस तरह से जो ऋतुएं हैं वो ऋतुएं कैसे बनती हैं, किस तरह से उनका समय निर्धारित होता है या किस कारण से वो बनती हैं, इन सब का अध्ययन भी किस में किया जाता है, भूगोल में ही किया जाता है, भूगोल की विषय वस्तु में ही किया जाता है। जैसे मिट्टी की बात की थी हमने, मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी से संबंधित कितने प्रकार की मिट्टी, कौन से क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किस तरह की मिट्टी मानव खेती के लिए, कृषि के लिए अच्छी होती है, कहाँ कौन कृषि में भी उसके भी कई प्रकार होते हैं, तो उसमें कृषि में भी किस तरह की मिट्टी कहाँ आवश्यक होती है, इन सब के बारे में सारा अध्ययन भी भूगोल शिक्षण के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि इससे भी मानवीय संबंध स्पष्ट होते हैं, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों से मानव किसी न किसी प्रकार से उन पर निर्भर रहता है। इसीलिए क्योंकि हमने सामाजिक अध्ययन शिक्षण में भी यही बात की है कि जो सामाजिक अध्ययन है मानव का अध्ययन करता है, समाज का अध्ययन करता है, या कहें कि जैसे वह समाज का अध्ययन मानवीय परिप्रेक्ष्य में करता है। और जो भूगोल शिक्षण है तो भूगोल भी इसी का एक विषय है। तो इस दृष्टि से जो ये समस्त क्षेत्र हैं ये किस परिप्रेक्ष्य में अध्ययन कर रहे हैं, मानवीय परिप्रेक्ष्य में। तो हम ये कह सकते हैं कि भूगोल की विषय वस्तु भी किसी न किसी प्रकार से मानवीय संबंधों को स्पष्ट करती है, और उसी दृष्टि से इस समस्त विषय वस्तु को पढ़ाया जाना भी आवश्यक होता है। और इसीलिए हम इस भूगोल शिक्षण के माध्यम से इस विषय वस्तु को बालकों तक संप्रेषित करते हैं, और हम ये बता सकते हैं कि भूगोल शिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे और बात करते हैं हम, कई तरह की जैसे प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, कभी बाढ़ होता है, कभी भूकंप होते हैं, तो इन आपदाओं के कारण क्या हैं, जैसे कोई भी भूगर्भिक हलचल हो सकती है, कई तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके कारण क्या हैं, फिर क्या समाधान हो सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। तो इस तरह से उन प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी भी कौन से शिक्षण में पढ़ते हैं, हम भूगोल शिक्षण में पढ़ते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे कि कोई भी प्राकृतिक आपदा है तो वो किस प्रकार से आई है या उसके क्या कारण हैं, किस तरह से हम उससे बच सकते हैं या क्या उसके उपाय हो सकते हैं, इस तरह की विषय वस्तु के शिक्षण का कार्य भी हम भूगोल शिक्षण के माध्यम से ही करते हैं। इस दृष्टि से इन समस्त विषय वस्तु से, जैसे हमने बात की है नदी, पर्वत, पहाड़, खनिज पदार्थों के खनन, किस तरह से मानव इनसे संबंधित होता है, इनसे किस प्रकार से किस तरह की जानकारी बालक को, किस तरह से यथार्थ ज्ञान उन तक संप्रेषित किया जाता है बालकों तक, इसी तरह से किस तरह की मिट्टी होती है, कहाँ किस क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है, या उसके क्या कैसे कारण हो सकते हैं, या उसके कहाँ कितना महत्व है, इस तरह के समस्त वर्णन को, जैसे हमने भूगोल में पढ़ा था, हम एक तरह से पृथ्वी का वर्णन करते हैं। हमने जो प्रारंभ में भूगोल का अर्थ लिखा था वहाँ यही लिखा था हमने कि एक तरह से पृथ्वी का वर्णन करना। तो इन दृष्टियों से पृथ्वी के समस्त वर्णन को हम स्पष्ट करते हैं और उसी से मानवीय संबंध भी स्पष्ट होते चलते हैं। जलवायु है, मौसम और ऋतु हैं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण हैं। इस समस्त विषय वस्तु के आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि भूगोल शिक्षण की आवश्यकता निर्धारित होती है। इसी से मानवीय संबंधों को स्पष्ट किया जा सकता है। इसी के साथ जैसे हमने इतिहास शिक्षण को पढ़ा है, मैंने पहले भी बता दिया है, नागरिक शास्त्र शिक्षण को पढ़ लिया और भूगोल को भी हमने पढ़ लिया है, अर्थशास्त्र को भी पढ़ लिया।